अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात है कि आपको कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध के लिए बहुत परेशान है। और इतना परेशान, इतना ज़्यादा फिक्र बलोच और सिंधी भी अपने इश्यूज़ पे नहीं कर रहे जितनी वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और इन्होंने 2021 में मुझे दावत दी थी कि आप इंडिया आएँ और यहाँ पे हम आज़ाद सिंधु देश और आज़ाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम करेंगे और एक सिंधी को सिंध का और बलोच को बलूचिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल बनाएंगे। और मैंने सारी डिटेल आपको बताई थी। और फिर इन्होंने बनाया नायला कादरी को पिछले साल। इस साल ये मेरे पास आए। मैं जब पिछले साल इंडिया आया तो भी मुझे बड़ा समझाने की कोशिश की, मुझसे मिले थे दिल्ली में, मैं तो साफ मना कर देता था। इस बार मुझे फ़ोन आया कि लंदन आए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं गया मिलने के लिए और मुझे उन्होंने बड़े बड़े लंबे चौड़े ख्वाब दिखाए कि देखें बड़ा फंडिंग जमा होगी और बलूचिस्तान के तो इतने बलोच हैं नहीं इंडिया में। हिंदू सिंधी जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे वो अमेरिका और यूरोप और इंडिया में वेल सेटल्ड हैं, बिलियनर हैं, वो आपके लिए दौलत का मुंह खोल देंगे। आप आज़ाद सिंधु देश गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। और मैंने उनको डिटेल में समझा दिया था कि नहीं। उन्होंने कहा देखें 29 अक्टूबर को हम दिल्ली में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हम आज़ाद सिंधु देश का आपको घोषित कर देंगे प्राइम मिनिस्टर, आप आ जाएं और आपसे ज़्यादा कोई क्वालिफाई नहीं करता। तो मैंने उनको यही समझाया कि देखें आपकी मेहरबानी, आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता क्योंकि मेरे ख़ानदान वाले ऑल दो कि बिफोर सेंचुरीज हम सिंधी लोहाना कम्युनिटी के थे, लेकिन फिर हम माइग्रेट कर गए थे 1600 समथिंग में इंडिया के गुजरात में। और आज के एक सिंध में मैं यानी मेमन कम्युनिटी मुहाजिरों में मानी जाती है। सिंधी हमें मुहाजिर कहता है, हमें सिंधी नहीं कहता। ऑल दो कि मेमन हिस्टोरिकली सिंधी हैं, लोहाना कम्युनिटीज हैं। तो मैंने कहा सिंधी मेरे को कभी भी इस चीज़ के लिए कबूल नहीं करेंगे। दूसरा ये कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर ज़रूर रहा था, लेकिन मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और बेसिकली मेरा काम ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मैं लीडर वीडर नहीं हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। और मेरी फिर कुछ सिंधियों से भी बात हुई, यहाँ पे नेशनलिस्ट सिंधी हैं यूरोप अमेरिका में, उनसे, और उन्होंने भी यही कहा कि आरिफ भाई आपका फैसला बराबर है। देखें ये जो सिंध और बलूचिस्तान के मामला हैं ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। और बलूचिस्तान में पॉलिटिकल इशू सबका एक ही है, सारे बलोचों का, क्या हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से, हम ऑक्यूपाइड हैं, इस पर कोई दो राय नहीं किसी भी बलोच लीडर का। लेकिन कुछ मामला हैं जो अलग अलग सब अपनी जद्दोजहद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई मार नहीं रहे, एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते। और किसी ने आज तक बलोच लीडरशिप की बात नहीं की। लीडर अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम ही अकेले लीडर हैं। सब एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मिलते हैं। आपने नायला कादरी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, जिसको कोई नहीं पूछता। मैंने इस पे एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के लिए मैंने पूरी डिटेल में उसमें बताया था। ये मैंने 24 जुलाई लास्ट ईयर किया था। अजीज दोस्तों, मेहरान मरी बलूचिस्तान के मरी कबीले के लीडर हैं, नवाब खैरबख्श मरी के बेटे हैं। हरबियार मरी ने मेरे वो प्रोग्राम को रीट्वीट किया था और बताया था कि कंस्पायरेसी हो रही है बलोच उसके खिलाफ। ये जो नायला कादरी है ये पाकिस्तानी जनरेटेड फ्रॉड है अगेंस्ट बलोच स्ट्रगल। तारिक फतेह मरहूम ने इसके बारे में कहा था कि आरिफ आजाकिया ने प्रोग्राम किया है जिसमें बताया है कि ये नायला कादरी तो एक बलोच भी नहीं है जिसने बलोचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल दिल्ली में कायम की है
कुछ ऑर्गेनाइजेशन बलोच इशू को ख़राब कर रही हैं। बरामदाग बुगटी, बुगटी कबीले का सरदार, नवाब अकबर बुगटी का पोता, नायला कादरी बलोचों की नुमाइंदा नहीं है, बल्कि वो बलोच कोस को डैमेज करने के लिए काम कर रही हैं। द न्यूज़ मिनट में भी 2016 में कहा था बरामदाग बुगटी ने कि नायला कादरी दिल्ली आई हैं काबुल से और गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम करने की कोशिश कर रही हैं, वो बलोच स्ट्रगल को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब आई हैं वापस। ये 29 अक्टूबर का मैंने आपको 4 महीने पहले कह दिया था कि इनका प्लान है, और मुझे कहा था कि हम आपको 5 मुल्कों से रिकॉग्नाइज भी करवा देंगे अफ्रीका के, और आपको फंडिंग ज़बरदस्त होगी। आप अपनी आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली लाइनों पे मुझे बता रहे थे, आप अपनी आर्मी कायम करना, आप अपनी करेंसी इशू करना सिंधु देश की। बॉटम लाइन ये है कि मुझे हर 3 महीने बाद इंडिया बुलाया जाएगा और 25-50 हज़ार डॉलर मुझे दे देंगे, और जितना मुझे देंगे इससे 4 गुना ज़्यादा ये खुद कमाएंगे, क्योंकि इंडिया के लोग इन इश्यूज़ पे हमदर्दी से वो करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। वो मेरे लिए पर्सनली तो बड़ा फ़ायदा था कि मैं जिस किस्म की ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहा हूँ, तो भाई साहब मुझे 90s से ISI ऑफ़र करती रही है। मैं हमेशा ज़िंदगी तकलीफ़ से गुजार लेता था। मैंने इनके इस किस्म का पैसा कभी नहीं कमाया, ना कमाऊँगा। आज भी एंड ऑफ मंथ है, हम तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, लेकिन हमने ये वाला रास्ता नहीं लेना। ये अपने सिंध कोस के साथ गद्दारी की बात है। और ये जो नायला कादरी हैं, इनको मैं 8-10 साल से देखता हूँ, जिनीवा आती हैं। इनको जिनीवा आने की जो टिकट देता है और जो होटल करके देता है ना आदमी, वो बलोचिस्तान ज़िंदगी में शायद नहीं गया कभी। अपने आप को बलोच कहता है, लेकिन वो कराची का है। कराची के बलोच कई 100 सालों से कराची में रहते हैं। आपको पता है कराची वॉज हिस्टोरिकली बलोच बस्ती। ये बलोचिस्तान का हब और कराची बॉर्डर मिलता है। कराची से आप ड्राइव करें 10 मिनट में आप बलोचिस्तान पहुंच जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। बल्कि कई बलोच तो हिस्टोरिकली इसको बलोचिस्तान का हिस्सा मानते हैं कराची को, लेकिन बहरहाल वो सिंध और बलोचिस्तान भाई भाई हैं, और दोनों के जो नेशनलिस्ट हैं वो आपस में बड़े कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। इसलिए बलोचों ने कभी ऑफिशियली ये चीज़ नहीं कही, लेकिन ये बात है कि बलोच बस्ती थी कराची। इसको बाद में अंग्रेज़ों ने पोर्ट होने की वजह से डेवलप किया, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ सिंध, कराची। कराची में बेशुमार बलोच रहते हैं और सैकड़ों सालों से रहते हैं। कई ऐसे हैं जो कभी ज़िंदगी में बलोचिस्तान नहीं गए, जैसे ये जो नायला कादरी की टिकट देता था, वो बलोच कैंप लगाता है उधर न्यूयॉर्क जिनीवा में। हम जानते हैं उसको, हमारे सामने आया था 2008 में। जब मैं मेयरशिप से इस्तीफ़ा दे के आया था तो मैंने पहली बार इसको देखा, और इनके जो ठाट बाट देखे और जो एक्टिविटीज़ देखी, हम सोचते थे कि ये एक्टिविटीज़ कोई वही कर सकता है जिसके पास सरकारी सपोर्ट हो। और हम लोगों के जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो जिनीवा में मिलते हैं, हम सिंधी, बलोच, POK के पख्तून, हम आपस में जब भी बात करते हैं तो सारे इस बात पे एग्रीड हैं कि ये नायला कादरी और इसके जो बॉस हैं जिनीवा में, जो पेरिस में रहते हैं, वो ISI के इंडक्टेड हैं। देखिए टोटल बलोच लीडरशिप को, वो स्ट्रगल को इन्होंने हाईजेक कर लिया है, नायला कादरी और उनके उसने। जिनीवा में यही एक्टिविटीज़ करते हैं, बाकी बलोचों को साइड पे कर दिया, क्योंकि ISI इनके ऊपर इतना पैसा लगाती है। और अब इंडिया की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। अब नायला कादरी का प्रोग्राम किया है इन्होंने संडे को न्यू दिल्ली में, फिर 25-50 हज़ार डॉलर एंटी में डालेंगे, अपने बॉस को आधे देंगी, आधे लेके कनाडा चली जाएंगी। बलोच स्ट्रगल के नाम पे खेल रही हैं। और इंडिया का मीडिया, तो इंडिया के मीडिया की तो क्या ही बात है। ज़रा मीडिया का ज़रा हाल बताऊं आपको। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं, तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? नहीं क्या दीदी, क्या आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है,
तो मेरे पास तसला है, लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूं? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। रिपोर्टर से बात करना नहीं आता है? क्या हो गया मैडम, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, तमीज नहीं है आपको बात करने की। तमीज सुनिए, लेकिन ये मजदूर वाली कमीज है। वही जुबान में बात कर रहे हो आप। अब मीडिया वाला थोड़ी ना हूँ पैसे लेके जवान बदल लूँ। इसी कड़वी जबान की वजह से आप ये मजदूर ही रह गए हो। अरे तो तुमसे भीख मांग के थोड़ी ना खा रहा हूँ, मजदूर हूँ यार। आपको अंदाजा नहीं है हम मीडिया की पावर का। देश का चौथा पिलर है हम। 13 साल से पिलर तोड़ने का एक्सपीरियंस है। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि मुझे लोग कहते हैं तुम्हें इससे क्या। ओ भाई साहब, पाकिस्तान के सारे इश्यूज मेरे अपने इश्यूज हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हिंदू क्रिश्चियंस वगैरह का है, चाहे वो बलोच इशू है, चाहे पख्तून इशू है, चाहे सिंधु देश का इशू है, चाहे वो कश्मीरी गिलगित बल्तिस्तान का है। मेरी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान की साजिशों को एक्सपोज करना है और वो मैं करता रहूँगा। और ये एक चीज़ है जिसमें कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खेल रही हैं। देखो, इनको सिंधु देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं मिला, क्योंकि मैंने पहले ही सिंधी दोस्तों को डिस्कस कर लिया था और हमने आपस में इस बात पे डिस्कस किया था कि इससे सिंधु देश का वो केस खराब होगा। देखें, कई सिंधी नेशनलिस्ट हैं जो अपने ताई अलग अलग वो कर रहे हैं। अब अगर उनमें से कोई एक उठ के प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा ना, तो बाकी फिर उसके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। जैसे नायला कादरी को अगर स्ट्रगल करनी थी तो प्राइम मिनिस्टर बने बगैर कर लेती। हाँ, अगर इंडियन सरकार बनाती है तो मोस्ट वेलकम। हम तो इंडियन सरकार को कहते हैं कि आप सरकारी तौर पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल पाकिस्तान, बलूचिस्तान की और सिंधु देश की बनाए दिल्ली में। फिर इंडियन सरकार जिसको बनाए, हम कम से कम मैं उसको कबूल कर लूँगा कि सोच समझ के कितनी बड़ी सरकार बनेगी। लेकिन ये चीज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन उठा के बना लेती है, तो ये अगर अपने आप को बलोच कहती हैं और इनके मास्टर जो बैठे हैं इधर पेरिस में, जो जिनीवा में सारे काम करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि एक हद होती है पैसे की, लालच की, जिसके लिए तुम अपने हज़ारों लोगों की जानों की कुर्बानी है इस मूवमेंट में। आज भी देखें, ये फ्राइडे की है ये वीडियो। एक बलोच स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसको उठा के ले गए फरीद बलोच। इसको आईएसआई वाले पुलिस की मदद से, दोनों आईएसआई और पुलिस, सादा लिबास में जो हैं वो पुलिस है, आईएसआई है, और पुलिस उठा के ले गए दिन दिहाड़े। और हज़ारों बलोच, पंजाबी बड़ी बेगैरत कौम है, हज़ारों पंजाबी स्टूडेंट मुंह देखते रहे कि कोई आया नहीं पूछने तक के लिए कि भाई साहब हमारे स्टूडेंट को क्यों लेके जा रहे हो। पंजाबी बड़ा बेगैरत है। तो ये कुर्बानियाँ हैं बलोच और सिंधी कौमों की। कम से कम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ी लालचें दी थी, लेकिन मैंने आज तक ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें उठाई। कई मौक़ों पे मेरा बिज़नेस भी किया, सेटल भी हुआ, लेकिन और मौके कई आए। एज ए मेयर मैं चाहता तो आज मेरे लंदन में 5-6 घर होते और मैं आराम से बैठ के किराए खा रहा होता। आईएसआई की ऑफरें कई बार आई, रॉ ने तो कभी हमें घास डाली नहीं। यही फ़र्क है आईएसआई और रो का। वरना आज रो कम से कम मेरी ज़िंदगी तो बदलती, मेरा काम बहुत आगे बढ़ जाता। जैसे ये नायला कादरी वाला काम जो उसका बॉस कर रहा है, जिनीवा में कैंप लगा रहा है, ये वो सब आईएसआई के पैसे पे था कि बलोच स्ट्रगल को हाईजेक कर लिया है। खैर अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर साइफर केस चल रहा है। साइफर केस यही है कि अमेरिका ने ख़त लिखा था पाकिस्तान की आर्मी को कि इमरान खान को हटाओ प्राइम मिनिस्टरशिप से, और पाकिस्तान आर्मी ने हटा दिया। तो इस पे ये ज़रा पाकिस्तान के एंकर कुछ कह रहे हैं। इस पर मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि एक मालिक मकान जो है ना, उसको खत मिला और उसने खत पढ़ा तो जब समझ में आया कि चौकीदार के नाम पे खत है ये, तो उसमें लिखा हुआ था कि आज रात को हम तुम्हारे घर पे डाका डालेंगे और चौकीदार को लिखा तुम तैयार रहना। मालिक ने चौकीदार को बुलाया कि भाई ये देखो खत है तुम्हारे नाम पर, ये तुम क्या करना चाह रहे हो। चौकीदार गया थाने में और बुला के ला मालिक को पकड़वा दिया कि इसने मेरा खत खोला है। और मालिक बेचारा जेल के अंदर है
अच्छा, चौकीदार घर के अंदर है, और जो है वो डाकू है वो उनको बुला रहा है कि अभी आप आ जाओ, आराम से आके बैठो, क्योंकि मालिक को मैंने बंद करवा दिया है। लेकिन इस चीज का साइफर से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीज दोस्तों, इमरान खान को फारिग करना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनका इलेक्शन पोस्टपोन करने का जो प्लान है ना, वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। नवंबर आ गया है, जनवरी के इलेक्शन की बात हो रही है, और इनको जो 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, उनके 3 महीने भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस को जनवरी से ज़्यादा आगे ले जाएं। जो ओरिजिनल प्लान था कि 3 या 5 साल के लिए आर्मी इसी तरह पूरे मुल्क के सिविलियंस का पैसा लूट के सब कुछ करके आखिरी झटका लगा के फिर पाकिस्तान टूटता है तो टूटे। ये सब जो हाजिर सर्विस करंट हैं वो कम से कम माल तो बना लें। इनके पीछे वालों ने तो सब ने माल बना लिया, अब ये रह गए हैं। इन्होंने भी माल बनाए हैं, लेकिन इनका जो हराम पैसे की लालच होती है ना, उसका कुआं कभी नहीं भरता। तो इनकी कोशिश है कि हम जितना पाकिस्तान को लूट के जा सकते हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 से 5 साल इनको डायरेक्ट रूल मिल जाए, क्योंकि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है ना, तो चाहे लाख रबर स्टैंप हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ें होती हैं। तो वो पूरा इसलिए नहीं हो रहा कि 2 नवंबर को IMF आ रहा है। IMF आके पहला सवाल ये करेगी कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया था $3 बिलियन का, जिसमें से 1.2 बिलियन कैश दे दिया था और 900 मिलियन की 2 किस्तें, एक नवंबर में देनी थी और एक मार्च में देनी थी। तो उनका ये था कि हम फिर नई सरकार से बैठ के सारे मामला तय करेंगे, इलेक्टेड सरकार से। दूसरा, अमेरिकन एम्बेसडर जाके मिला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, और देखें, एक एम्बेसडर नया किसी मुल्क में जाता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। हर छोटी छोटी बात पे एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर लेवल से नहीं मिलता। बहुत हुआ तो फॉरेन सेक्रेटरी से मिल लिया, और बहुत ही ज़्यादा हुआ तो फॉरेन मिनिस्टर से मिल लिया। लेकिन ये वाइसराय ऑफ अमेरिका है, पाकिस्तान इनकी कॉलोनी है। वहाँ पे 3-4 टॉपिक पे ज़बरदस्त बात हुई है। ज़ाहिर प्रेस रिलीज में तो नहीं आएगा ना। बात ये हुई है कि पहला तो ये कि ये अफ़गान रेफ्यूजियों को निकाल रहे हो तो यार थोड़ा हल्का हाथ रखो, और हमारी सरकार है तालिबान पे बोझ ना डालो, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान में करंटली अज़ाइलम ली हुई अफ़गानियों ने, वो एंटी तालिबान हैं, तो ज़ाहिर है फिर तालिबान के लिए वहाँ मसले खड़े करेंगे ये वो। तो इनको ऑर्डर देने गए थे कि होला हाथ रखो। दूसरा, गज़ा वाले मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने लोगों को कंट्रोल करो। और यही वजह है कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर पुलिस क्रैकडाउन हो रहा है, और ज़्यादातर प्रोटेस्ट PTI कर रही है और इस तरह, और उस पर पुलिस ज़बरदस्त क्रैकडाउन हो रही है और उनको रोका जा रहा है प्रोटेस्ट करने से। जमात इस्लामी ने भी शिकायत की, क्या है हम क्या पाकिस्तानी सरकार क्या इजराइल की सरकार है जो हमें रोक रही है फ़लस्तीनियों के लिए प्रोटेस्ट करने में, ये वो। तो एक तो ये ऑर्डर था। तीसरा ऑर्डर ये था कि भूल के भी इलेक्शन रोकने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन होने दो। जो सरकार आएगी वो तुम लोग ऐसी सरकार ले आओ जो कि तुम संभाल सको। तो इलेक्शन पोस्टपोन होने के चांसेस कम हो गए। अब क्या है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नाम की जो जहांगीर तरीन की पार्टी बनी है, उसमें PTI के जितने लोग निकाले जा रहे हैं ना, वो उसमें जा रहे हैं। और PTI के जितने लोग निकल रहे हैं वो ज़बरदस्ती निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो आर्मी उनको उठा के ले जाती है और ज़बरदस्ती उनसे PTI छुड़वा रही है। वो वक्त 4 साल पहले का था जब सबको पकड़ पकड़ के आर्मी कह रही थी कि PTI में जाओ, और आज उन सबको PTI से निकलो। तो निकल के जो जा रहा है वो आर्मी ने जो क्रिएट की है ना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें PTI के ही डिस्कार्डेड जहांगीर तरीन चीफ हैं और 2nd नंबर पर अलीम खान है, उसमें फवाद चौधरी और ये सब। इन्होंने अभी जलसा किया था 2 दिन पहले पाकिस्तान में। इनकी अलीम खान ने स्पीच की, जहांगीर तरीन ने कहा कि अगर मौका मिला तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे।
किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो पाकिस्तान की तकदीर बदले। और अलीम खान ने कहा कि हम पेट्रोल आधी कीमत कर देंगे। इसको पता नहीं है कि ये IMF है जो फैसले करती है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पेट्रोल आधी कीमत, तुम 1 रुपया, IMF कहेगी 100 रुपया बढ़ाओ तो 100 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम सैलरी 50,000 कर देंगे, IMF करने देगी तुम्हें मिनिमम सैलरी 50,000। किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी। IMF कह रही है जिनको फ्री दिए वो वापस लो, और तुम फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटने की बात कर रहे हो। तो कहने, और आम आदमी को 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री। ओ भाई, ये फैसले, इस टाइप के मुफ्त देने के फैसले भारत में अरविंद केजरीवाल करता है, कर्नाटका की कांग्रेस करती है, आज वापस निकल पड़ी है कांग्रेस, मुफ्त में ये दूंगे, मुफ्त में ये देंगे। पूरे पाकिस्तान, भारत में ये चीज़ चल पड़ी है। वो भारत में हो सकता है, भारत आज़ाद देश है, भारत किसी का डिक्टेशन में नहीं चलता। वहाँ पे जो सरकार जीतेगी वो अपना फैसला कर सकती है, वो चाहे तो सब कुछ ही फ्री दे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और भारत में डेमोक्रेसी है, एक तो किसी का डिक्टेशन नहीं, दूसरा डेमोक्रेसी है। जिस स्टेट में, पंजाब में ये जीते केजरीवाल, पंजाब में उन्होंने फ्री करना शुरू कर दिया ना, मोदी जी ने रोका नहीं, सेंटर ने रोका नहीं उनको, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। ये पाकिस्तान है भाई। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, चाइना, अमेरिका, इमारात, कतर, इन सब के नीचे से गुजरे हो तुम। यहां पे आज़ादी से फैसले करने की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे भाई। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है लंबा हो गया प्रोग्राम, आखिरी खबर की तरफ आता हूं। ये बिलावल भुट्टो ने सिंध में एक प्रोजेक्ट का ओपनिंग की थी। देखने वाली बात यह है कि इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट से वो प्रोजेक्ट ओपन हुआ था। चाइनीज खड़ा हो कि क्या दुआ मांग रहे भाई, मुझे को ये बताए। बाकी तो सब दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इस प्रोजेक्ट को कामयाब कर, जबकि यहाँ पे सिंध का चीफ मिनिस्टर है, बिलावल भुट्टो है। इन लोगों ने तो यही दुआ मांगनी है कि हमारा जो इसमें हिस्सा है इस प्रोजेक्ट में हमें मिल जाए, बस ये दुआ मांग रहे। चाइनीज किससे मांग रहा है दुआ? अल्लाह से मांग रहा है। और क्या दुआ मांग रहा है कि हमारा पैसा ना डूब जाए। अजीज दोस्तों, दिस इज बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और एक शैतान कंट्री चाइना। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।